गरीब ननंद की शादी में शहरी अमीर दो भाभियां लाई लाखों की ड्रेस। शहर में रहने वाली अमीर नीलम और अनीता अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में अपनी लाखों की ड्रेस दिखा रही होती हैं। ये मेरी खास कस्टमाइज लाखों की ड्रेस है। अनीता, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी जेठानी कुछ नहीं बोल रही हैं। इनके पास कोई ड्रेस नहीं है क्या? ये देवरानी जी बड़ा उछल रही है अपनी ड्रेस दिखाकर। अभी मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। मेरी ड्रेस देवरानी जी से अच्छी तो नहीं है, पर ये ड्रेस भी लाखों की है। तुम दोनों की ड्रेस लाखों की है और बहुत अच्छी है। अपनी लाखों की ड्रेस लेकर नीलम और अनीता अपने अपने घरों की तरफ निकल जाती हैं। इन दोनों के पास कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है ना, वो भी इतनी महंगी। ये दोनों तो बड़े लकी हैं। क्या फायदा ऐसे लकी होने का? एक शहर में रहने के बावजूद अलग अलग घरों में रहती है और इनके सास ससुर और ननंद गाँव में रहते हैं। पति काम और बच्चे पढ़ाई में, इसीलिए तो मन बहलाने के लिए हमारे पास आती है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपने बड़े से घर के हॉल में ऑफिस के लिए तैयार अरुण, स्कूल के लिए तैयार पिंकी के साथ खड़ी होती है। अरुण, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर हम तीनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। सॉरी अनीता, जल्दी तो नहीं आ पाऊंगा। मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर आ जाऊंगी। बेटी, तू तो समय पर आ जाएगी, पर पता नहीं तेरे पापा को हमारे लिए कब समय मिलेगा। अरुण पिंकी को लेकर अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इन दोनों के घर से जाते ही मैं कितनी अकेली पड़ जाती हूँ। बात करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा करती हूँ शॉपिंग मॉल ही चली जाती हूँ। ड्रेसेस की कोई नई कलेक्शन आई होगी तो खरीद लूंगी। अनीता अपनी महंगी गाड़ी से शहर के एक्सपेंसिव ड्रेसेस के मॉल में पहुंचती है, जहां नीलम भी आई होती है। आ गई मेरे पीछे पीछे मेरी देवरानी। अरे जेठानी जी, आप भी यहाँ आई है क्या? अगर मैं नहीं आई होती तो तुम्हें यहाँ दिखती? सच बताइए, अकेले आपका भी मन नहीं लग रहा था ना? मुझे भी अकेलापन काटने को दौड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था घर में, इसलिए यहाँ चली आई। अनीता और नीलम अपने अपने पति और बच्चों के लिए शॉपिंग करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। और शाम के वक्त नीलम नीरज और पिंकू को उनके कपड़े दिखाती है। वाह मम्मी, तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हो। नीलम, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम हमारे लिए कपड़े खरीद कर लाई थी, आज फिर कपड़े खरीद लाई। तो क्या करूं, मुझे और कुछ काम ही समझ नहीं आता है। इसमें हमारी ही गलती है। पहले हम दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कर ली, फिर अपने अलग अलग कारोबार की वजह से हम दोनों शहर आकर अलग अलग घर में रहने लगे। ऐसे ही शहर में नीलम और अनीता की जिंदगी बीत रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक शाम गांव में अपने छोटे से घर के बाहर आंगन में रामलाल गांव के सरपंच, मुखिया और कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा होता है। शारदा बहन, अपनी बेटी के हाथ पीले करवाने के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अरे कौन माँ बाप अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं करवाना चाहता? पर हमारी इन विपरीत परिस्थितियों में कौन हमारी बेटी का हाथ थामेगा? अरे परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं भैया, पर ऐसे जवान बेटी को घर में नहीं बिठाया जाता है। मुखिया जी, चाहे जब तक अपनी बेटी को घर में बैठाना पड़े, पर शादी तो मैं किसी अच्छे घर में ही करवाऊंगा ना। अरे मैं गांव का सरपंच हूँ, ये गांव के मुखिया हैं। दूसरे गांव के जमींदारों और रईस लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। हम अपनी बेटी का रिश्ता लगवाएंगे, चिंता मत करो। पर उनकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, क्योंकि वो हैसियत में आपसे बड़े होंगे और उनके मान सम्मान और इज्जत का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए जी, मान और सम्मान उनकी मांग, सबका सम्मान करूंगा मैं। रामलाल से बातें कर गांव के बुजुर्ग सरपंच और मुखिया चले जाते हैं और रामलाल अपने 3 कमरों वाले छोटे से घर में चला जाता है। ऐसे ही सुबह होती है। घर के आंगन में चूल्हा जलाकर पसीने से भरी शारदा रोटियां सेक रही होती है और रामलाल और प्रीति खाने पर बैठे होते हैं। किसी तरह डब्बा झाड़ पोंछ कर थोड़ा आटा इकट्ठा करके मैंने रोटी तो बना दी, पर अगर प्रीति या इन्होंने एक और रोटी मांग ली तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि और रोटी नहीं है और ना ही आटा है। अरे भगवान, जरा एक रोटी और देना तो। जी, वो रोटियां तो नहीं है। पापा, आप मेरी रोटी ले लीजिए, मेरा पेट भर गया है। प्रीति बेटी, माना तू बड़ी हो गई है, पर इतनी बड़ी नहीं हुई है कि खुद भूखी रहकर अपने माता पिता का पेट भरे। और ये काम तो बेटों बहुओं का होता है, बेटियों का नहीं। मम्मी पापा, आप दोनों की बहुएं यानी कि मेरी दोनों भाभियां मेरे दोनों भैया के साथ शहर में रहती हैं। आप लोग उनसे क्यों नाराज हैं? क्योंकि उन दोनों ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है और हमारे नाराज होने पर इन 8 सालों में हमसे माफी मांगने तक नहीं आए।
मम्मी पापा, उनकी शादी को 8 साल हो गए। आप उन्हें माफ करके हमारे साथ रहने के लिए बुला लीजिए, या फिर हम उनके साथ रहने चले जाते हैं। हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। नहीं, मैं अपने उन दोनों बेटों और तेरी उन 2 अमीर भाभीियों के पास कभी नहीं जाऊंगी। उन्हें खुद आना होगा तो आएंगे। कैसे आएंगे? आप दोनों ने उन्हें धिक्कार कर भगा दिया था। जब तक आप उन्हें खुद नहीं बुलाते, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि वो खुद से वापस आए। पेट पालने के लिए बुजुर्ग रामलाल और शारदा अपने छोटे से खेत में हड्डियां तोड़ मेहनत करते हैं और किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर हरिशंकर और वीर प्रसाद पसीने से लथपथ खेत में काम कर रहे रामलाल और शारदा के पास आते हैं। सरपंच जी, मुखिया जी, आप हमारे खेत में, बताइए कैसे आना हुआ? अरे रामलाल जी, हमने आपसे कहा था ना कि प्रीति बिटिया के लिए हम रिश्ता ढूंढेंगे। प्रीति बिटिया के लिए एक बहुत अच्छे जमींदार का रिश्ता आया है। वो लोग हमारे गांव से 2 गांव दूर रहते हैं। 2 गांव दूर? अरे वो तो बड़ा अच्छा गांव है। अरे गांव ही नहीं, वहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं और इज्जतदार हैं। उनका घर परिवार भी काफी अच्छा है। हमने उन्हें प्रीति को देखने के लिए बुलाया है। अब गांव की हमारी और आपकी इज्जत आपके हाथ में है। रिश्ता हो चाहे ना हो, उन्हें निराश मत होने दीजिएगा। चाहे कुछ हो जाए, हम उन्हें निराश नहीं होने देंगे और ना ही ये रिश्ता हाथ से जाने देंगे। बस लड़का अच्छा होना चाहिए। सरपंच और मुखिया से बात करके रामलाल और शारदा अपने घर लौट आते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है? प्रीति, तेरे लिए एक बहुत अच्छी जमींदार के घर का रिश्ता आया है और वो लोग तुझे कल देखने आने वाले हैं। तू शादी के लिए तैयार है ना? हाँ मम्मी पापा, मैं आप दोनों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर अरे पर कुछ नहीं, तू शादी के लिए तैयार है ना? बस। ए जी, अब वो लोग आ रहे हैं तो हमें उनकी खातिरदारी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पर हमारे पास तो पैसे है नहीं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमारी वो चांदी की थाली है ना जो हमें शादी में मिली थी, हम वो बेच देंगे। उनसे मिले पैसों से मेहमानों की खातिरदारी करेंगे और बचे हुए पैसों को संभाल कर रख देंगे। प्रीति की शादी में काम आएंगे। मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के लिए अपनी शादी के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। रामलाल अपनी शादी में मिली चांदी की थाली को बेचकर मिले हुए पैसों से घर में राशन लेकर आता है। आज का दिन बीतता है और अगले दिन शारदा घर के आंगन में चूल्हा जलाकर जलेबियां, कचौड़ियां और चाय बना रही होती है। मम्मी, तुम इतनी सारी चीजें क्यों बना रही हो? क्या जरूरत है इतना सब कुछ बनाकर पैसे बर्बाद करने की? चुप पगली, पैसे थोड़ी बर्बाद कर रही हूँ। जितनी अच्छे से खातिरदारी करूंगी वो उतने खुश होंगे और रिश्ता जल्दी तय होगा। मम्मी, आखिर कब तक आप लोग ऐसे घर के बर्तन और अपनी चीजें बेचकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे? आप किसी भी छोटे से घर परिवार में मेरी शादी करवा दीजिए, मैं वहाँ खुश रहूंगी। आप लोगों को इस उम्र में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सयाने बनने की कोशिश मत कर। ये सारी चीज के हम मरने के बाद अपनी छाती पर लाद कर ले जाएंगे। ये सारी चीजें हमारी बेटी के ही काम आ रही है ना। जा, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। उनके आने का समय हो गया है और उनके आने पर ये सारा नाश्ता उनके सामने लेकर आना, समझी? शारदा फटाफट सारा खाना बनाकर प्लेट में सजाकर रख देती है। वहीं प्रीति भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती है। तभी कृष्णलाल, मीनाक्षी और वैभव रामलाल के घर आते हैं और रामलाल आंगन में चटाई बिछाकर उन्हें बिठाता है। जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास आपको बैठाने के लिए कोई सोफा नहीं है, इसीलिए हमने आपको चटाई पर बिठाया है। जी, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी बिटिया को बुलाएं। हाँ हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। शारदा कमरे में आती है जहाँ साधारण सलवार सूट में प्रीति नाश्ता लिए खड़ी होती है। शारदा प्रीति को लेकर बाहर आती है और प्रीति सभी को नाश्ता देती है। जी, बेटी तो आपकी बड़ी सुंदर है। बेटा वैभव, तुझे प्रीति बेटी कैसी लगी? हाँ मम्मी पापा, मुझे प्रीति पसंद है। जी भाई, हमारे बेटे ने आपकी बेटी के लिए हाँ कह दी है, तो हमारी तरफ से तो रिश्ता तय है। आपका क्या कहना है? जी, जब आप जैसे बड़े जमींदार के घर हमारी बेटी की शादी हो, ये तो हमारे लिए एक सपने जैसा है। हम तो रिश्ते के लिए तैयार हैं और हमारी बेटी भी हमारी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार है। अब बस शादी की तारीख निकलवाइए और आप क्या कुछ चाहते हैं शादी में, ये बताइए। जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर आपको तो पता ही है, हम जमींदार हैं। हमारे बेटे के लिए बड़े बड़े जमींदारों की बेटियों के रिश्ते आ रहे थे,
पर फिर हमने सोचा ना जाने दूसरे की बेटी कैसी होगी, ये तो अपने पहचान की ही बेटी है, क्यों ना यही अपने बेटे की शादी करवाई जाए। वैसे हरिशंकर जी ने बताया था कि आपकी बेटी की 2 भाभियां हैं जो काफी अमीर हैं, पर आप लोगों का तो बड़ा छोटा सा घर है, ऐसा क्यों? हाँ, उन्होंने ठीक कहा था। मेरी बेटी की 2 अमीर भाभियां हैं, पर वो शहर में रहती है और काफी अमीर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और अच्छे घर में रहती है। जी, हमें भी शादी में यही ठाट बाट चाहिए। शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और खासकर दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। जी जरूर, हम आपकी इज्जत का पूरा ध्यान रखेंगे, शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं करेंगे। इस तरह वैभव और प्रीति का रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय करके कृष्णलाल और रामलाल पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाते हैं। फिर कृष्णलाल मुंह मीठा करके अपने परिवार के साथ चला जाता है, और अगले दिन प्रीति रामलाल और शारदा से बात करती है। मम्मी पापा, आप दोनों ने लड़के वालों से ये तो कह दिया कि शादी में किसी तरह की कमी नहीं होगी, और शादी के कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। पर वो जमींदार हैं, उन्हें पसंद आने वाली महंगी ड्रेस हम कैसे खरीदेंगे, और शादी में उनकी और उनके मेहमानों की खातिरदारी कैसे करेंगे? उन्होंने हमसे किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपना खेत बेचकर उनकी सारी शर्तें पूरी करते हुए तेरी शादी करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। पापा मम्मी, खेत बेचने की क्या जरूरत है? मेरी दोनों भाभियां हैं ना, उनके पास तो मेरे भैयाओं के ही पैसे हैं। आप लोग उनसे कहिए, वो धूम धड़ाके से मेरी शादी करवाएंगी। मुझे पता है मेरी दोनों भाभियां और भैया मुझे बहुत पसंद करते हैं। हरगिज नहीं, मैं उनसे 1 पैसे की भी मदद नहीं लूंगा, और ना तू उनसे मदद लेगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। इसका मतलब आप लोग उन्हें मेरी शादी में भी नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे क्यों नहीं, उन्हें बुलाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने हमारा खोज खबर नहीं ली तो क्या हुआ, हम अपनी बेइज्जती थोड़ी होने देंगे। हम बुलाएंगे, आना होगा तो आएंगे, और अगर नहीं आए तो तू हमेशा के लिए भूल जाना कि तेरी 2 भाभियां भी है। मम्मी पापा, आप उन्हें एक बार फोन कीजिए, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी दोनों भाभियां दौड़ी चली आएंगी। वो लोग इतने सालों से आपके फोन का इंतजार कर रही होंगी। प्रीति की बात सुनकर रामलाल नीरज को और शारदा अरुण को फोन करती है। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस में फोन उठाते हैं। मम्मी, तुमने मुझे फोन किया? नमस्ते, कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक तो है ना? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी बेटी की शादी 2 हफ्ते बाद है, जब आना हो आ जाना। इतना कहकर रामलाल और शारदा फोन रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर मिलते ही दोनों भाई सड़क किनारे मिलते हैं। भैया, मम्मी पापा का फोन आया था क्या आपको? हाँ, प्रीति की शादी है, मैं तो जाऊंगा। हाँ चलिए फिर घर चलकर बात करते हैं। अरुण अनीता के साथ नीलम के घर आता है, जहाँ दोनों भाई अपनी पत्नियों को उनकी ननद की शादी के बारे में बताते हैं। मम्मी जी, पापा जी हमारी ननद की शादी गांव में क्यों करवा रहे हैं? उन्हें ननद जी की शादी शहर में करवानी चाहिए थी। मैं नहीं जाऊंगी उस गांव में। जेठानी जी, ऐसा मत कहिए। 8 सालों बाद तो मम्मी पापा ने हमें बुलाया है, हमें जरूर जाना चाहिए। और गाँव हुआ तो क्या हुआ, मम्मी पापा ने अच्छी जगह ही ननद जी का रिश्ता तय किया होगा। आप सही कह रही हैं देवरानी जी, यही मौका है अपने परिवार से घुलने मिलने का। हम जरूर जाएंगे। अगले दिन नीलम और अनीता अपने अपने पूरे परिवार के लिए शादी के कपड़े और महंगी ड्रेसेस खरीदती हैं और अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर अपने गांव के ससुराल पहुंचती हैं। मम्मी पापा देखिए, मेरी दोनों भाभियां आ गई। मैं कहती थी ना, मेरी दोनों भाभियां मेरी शादी में जरूर आएंगी। हमारी ननद की शादी हो और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था? नमस्ते मम्मी जी, पापा जी। हाँ ठीक है, अंदर आओ और अपनी ननद के साथ कमरे में जाकर आराम करो। और हम बच्चों के साथ गांव में टहलने जा रहे हैं। दोनों भाई बच्चों के साथ गांव में टहलने निकल जाते हैं और प्रीति अपनी दोनों भाभियों को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां ना एसी होता है ना पंखा। हम शहर से इतनी दूर आए हैं और मम्मी जी पापा जी ने जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई। ऊपर से हमारे ये छोटा सा ससुराल, भले इसमें 3 कमरे हैं पर इतने छोटे छोटे हैं। ऊपर से इनमें एसी पंखे भी नहीं लगे हैं। जेठानी जी, गांव में ऐसे ही घर होते हैं। और जरा ये सोचिए, हम तो ननद जी की शादी तक ही रहेंगे, पर हमारी ननद और हमारे ससुराल वाले तो हमेशा यही रहे हैं। ऐसे ही दोपहर होती है। प्रीति आंगन में चूल्हे पर खाना बनाती है और अपनी दोनों भाभियों और पूरे परिवार को परोसती है। वाह बुआ, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बुआ, हमें ये खाना बहुत पसंद आया। पर हम इस तरह जमीन पर बैठकर क्यों खा रहे हैं?
क्योंकि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं। अरे नीलम, गांव में सब जमीन पर बैठकर ही खाना खाते हैं। हाँ, अगर कोई अमीर भी होता है फिर भी शौक के लिए ही डाइनिंग टेबल रखता है, खाना तो जमीन पर बैठकर ही खाता है। जमीन पर बैठकर खाने की वजह से नीलम का थोड़ा मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन प्रीति अपनी दोनों भाभियों को लेकर गांव के नदी किनारे आई होती है और आम के पेड़ से आम तोड़कर तीनों आम खा रही होती हैं। भाभी, आप दोनों को शहर में कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना? अरे मैं भी कैसी बुद्धू हूँ, क्या पूछ रही हूँ। आप दोनों अच्छे कपड़े पहनती है, पिंकी और पिंकी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों को कैसे कोई तकलीफ होगी? ननन जी, तकलीफ तो आप लोगों को उठानी पड़ रही है, वो भी हमारी वजह से, क्योंकि हमने ही इस घर के बेटों से शादी की, जिसकी वजह से मम्मी पापा नाराज होकर अपने बेटों से बात नहीं कर रहे हैं। भाभी, आप दोनों खुद की गलती मत निकालिए, आप दोनों को अपने पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार था। अपने ननद के स्वभाव से दोनों भाभियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और प्रीति की हल्दी की रस्म का दिन आ जाता है। घर के बाहर पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ में प्रीति पीले रंग की साड़ी पहनकर रस्म में बैठी होती है। अरे कोई ननद की दोनों भाभीियों को बुलाओ, उनके बिना हल्दी रस्म कैसे शुरू होगी? मैं 2 गांव दूर से लड़के की छूटी हल्दी लेकर आ गई और अभी तक यहाँ भाभीियों का पता नहीं है। ये दोनों भाभी अपने ननद की शादी करवाने आई है या शादी तोड़वाने? तभी दोनों भाभियां पीले रंग की महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनकर अपनी ननद की हल्दी में आती हैं। ये देखो, ननद ने अपनी हल्दी में पीली साड़ी पहनी हुई है और दोनों भाभीियों ने डिजाइनर ड्रेस पहनी है। ये क्या शारदा जी, आपने अपनी बहुओं को इतनी महंगी ड्रेस पहनाई है और हमारी होने वाली बहू को एक साधारण पीले रंग की साड़ी? ये तो सरेआम हमारी बेइज्जती है। ये दोनों भाभी अपनी ननद का घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती है। हम अपना खेत बेचकर अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं और इन्हें अपनी रईसी दिखानी है। मैं अभी भैया को फोन करके बुलाती हूँ। इस तरह हमारी होने वाली बहू की हल्दी नहीं होगी, अगर हल्दी होगी तो अच्छी ड्रेस में ही होगी। अरे बुआ जी, ये शहर की ड्रेस है और गांव में हल्दी थी, इसलिए हमने ननन जी को शहर की डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनाई। आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम अभी आपकी बहू के लिए महंगी हल्दी ड्रेस मंगवाते हैं। नीलम तुरंत शहर के एक बड़े वेडिंग ड्रेस डिजाइनर पुरुषोत्तम को फोन करती है। पुरुषोत्तम जी, गांव में मेरी ननद की हल्दी की रस्म हो रही है, जिसमें ड्रेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है। मुझे अभी और इसी वक्त आपकी लेटेस्ट कलेक्शन की बेस्ट हल्दी ड्रेस चाहिए। पर गांव तक मैं ड्रेस कैसे पहुंचा सकता हूं? पुरुषोत्तम जी, आप सिर्फ गांव के बाहर तक किसी के हाथ ड्रेस भिजवा दीजिए। जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे देने को हम तैयार हैं। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे और ड्रेस के 50,000। मैं ड्रेस भिजवा रहा हूँ। पुरुषोत्तम तुरंत अपने आदमी के हाथ एक महंगी ड्रेस भिजवाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलम और अनीता अपनी गाड़ी में बैठकर गांव के बाहर आती हैं और पुरुषोत्तम के आदमी से ड्रेस लेकर अपनी ननद की हल्दी में पहुंचती हैं। भाभी, सिर्फ 3 घंटों में आप लोगों ने शहर से ड्रेस मंगवा ली? प्रीति, तेरी दोनों भाभियां तुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो तेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब जा, जल्दी अपनी हल्दी की ड्रेस पहन कर आ। प्रीति अपनी भाभियों की लाई महंगी डिजाइनर हल्दी ड्रेस पहनकर हल्दी रस्म में आती है और अच्छे से प्रीति की हल्दी होती है। और फिर अगले दिन भाभी, सिर्फ आप दोनों की वजह से मेरी हल्दी इतने अच्छे से हो पाई है। ननन जी, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते थे। अब बस आप हमें ये बताइए कि मेहंदी में आप कैसी ड्रेस पहनेंगी। हम अभी मंगवा देते हैं और आपकी मेहंदी के बाद शहर जाकर आपके लिए आपकी शादी की भी ड्रेस खरीद लेंगे। अपने ननन की मेहंदी में तुम्हें उसके लिए कोई ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही शहर से मेहंदी के कपड़े मंगवा लिए हैं अपनी बेटी के लिए। तुम दोनों भाभियों ने अपनी ननद की हल्दी रस्म में उसे ड्रेस दी, यही बहुत बड़ी बात है। उस ड्रेस के पैसे हम तुम्हें दे देंगे। अरे मम्मी पापा, आप लोग पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या भाभियों को अपनी ननद की शादी में उसे ड्रेस देने का हक नहीं है? नहीं, शादी में आए हो तो थोड़ा बहुत हाथ बटाओ, 2 पूड़ियाँ खाओ और अपने घर को जाओ। मेरी बेटी की शादी मैं खुद करवा लूंगा। ऐसे ही शाम होती है। घर के बाहर मेहंदी थीम में पंडाल बनाया जाता है, जहाँ प्रीति अपनी मेहंदी के लिए हरे सूट पहनकर अपने रिश्तेदारों के बीच बैठी मेहंदी लगवा रही होती है। वैसे ये मेहंदी की ड्रेस वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, पर ठीक है, इसमें मेहंदी करवाई जा सकती है। जी, हमसे जो बन पड़ा है हम वो कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कुछ कमी दिखे तो हमें बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। कमी हो या ना हो, पर मैं ऐसा टोटरम करूंगी कि ये शादी टूट जाएगी। वह वक्त सिर्फ मेरा है, ना कि इस चुड़ैल का। प्रीति की मेहंदी फंक्शन में आई पूर्णिमा मेहंदी फंक्शन में यहाँ वहाँ दौड़ रहे कुछ बच्चों को पकड़ती है। तुम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो ना? वो देखो, जो मेहंदी लगवा रही है ना, उसकी चेयर के नीचे जाकर छुप जाओ।
फिर तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पूर्णिमा की बात मानकर बच्चे प्रीति की चेयर के नीचे जाकर छिप जाते हैं, जिसकी अफरा तफरी में प्रीति की ड्रेस पर मेहंदी लग जाती है। अरे ये बच्चों को कोई रोको, इनकी वजह से मेरी पूरी मेहंदी ड्रेस खराब हो गई है। अरे जाने दो बेटी, बच्चे हैं, तुम्हारी ही मेहंदी की खुशी है, यहाँ वहाँ खेल रहे थे, इन पर क्या गुस्सा होना। अरे हम कहाँ नाराज हो रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को संभालिए, कहीं चोट वोट ना लग जाए। चलो सब कुछ ठीक है, मेहंदी रस्म दोबारा शुरू करो। नहीं, दुल्हन के कपड़े बदलवा कर लाइए, ये कपड़े तो खराब हो गए। जी हम अचानक ऐसे कैसे कपड़े बदलवा सकते हैं, हमने तो मेहंदी के लिए एक ही जोड़ी कपड़ा खरीदा था। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमारे खानदान की बहू अपनी मेहंदी रस्म में ऐसी दाग लगी हुई ड्रेस पहनेगी तो समाज में हमारी बेइज्जती होगी और फोटोज में भी ये दाग साफ दिखेगा। अगर आपके पास दूसरे ड्रेस की व्यवस्था नहीं है तो आप हमसे कहिए, हम अभी दूसरी ड्रेस मंगवा देते हैं। अगर हमने अपने समधियों से अपनी बेटी की मेहंदी रस्म के लिए कपड़े की मदद ली तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुखिया जी और सरपंच जी से हमने वादा किया है कि हम इज्जत से समझौता नहीं करेंगे, अब हम क्या करें। अब मेरी दोनों भाभियां ही इसका कुछ उपाय कर सकती हैं। प्रीति अपने घर में आती है, जहां घर के कपड़ों में दोनों भाभियां अपना मेकअप कर रही होती हैं। ननन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी मेहंदी की रस्म हो रही है ना? आप बाहर चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। भाभी ये दाग देख रही हैं आप? इस दाग की वजह से मेरी बुआ सास ने मेहंदी रस्म रुकवा दी है और कह रही है कि इस दाग में फोटो अच्छी नहीं आएगी और समाज में बेइज्जती होगी। ओहो, अगर इस बार भी हमने पुरुषोत्तम जी से कहा कि मेहंदी के लिए इमरजेंसी में कपड़े भिजवाइए तो वो नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम पहले कपड़े कहीं और से खरीद रहे हैं और फिर उनसे इमरजेंसी में कपड़े मंगवा रहे हैं और फिर वो हमें शादी के लिए कपड़े नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है ननन जी। अभी तक हमने अपनी मेहंदी ड्रेस नहीं पहनी है और किसी को पता भी नहीं है कि हम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हैं। आप मेरी ड्रेस पहन कर जाइए, मेरे पास एक दूसरी हरे रंग की साड़ी है, मैं वो पहन लूंगी। इतना कहकर नीलम और अनीता प्रीति के कपड़े बदलवाकर उसे महंगी मेहंदी की ड्रेस पहनाती हैं। फिर दोनों भाभियां खुद हरे रंग की साड़ी पहनती हैं और हल्के मेकअप के साथ प्रीति को लेकर मेहंदी रस्म में आती हैं। वो देखिए, प्रीति कपड़े बदल कर आ गई। अरे वाह, ये मेहंदी की ड्रेस तो काफी महंगी और सुंदर लग रही है। ये ड्रेस वाकई में बहुत महंगी और सुंदर है, क्योंकि ये ड्रेस मेरी छोटी भाभी की है। ऐसी भाभियां नहीं देखी मैंने जो शादी के फंक्शन में खुद साड़ी पहन रही है और अपनी ननंद को महंगी ड्रेस पहना रही है। शायद हम बेकार में ही अपनी बेटी की भाभियों से नाराज है। इनसे अच्छी भाभी किसी ननंद को क्या ही मिलेगी। लगता है इसकी भाभियां मेरे वैभव से इस प्रीति की शादी करवा कर ही मानेगी। इस तरह दोनों भाभियां अच्छे से अपनी ननद की मेहंदी रस्म करवाती हैं और अगले दिन नीलम और अनीता हाथों में ढेर सारे फूल लिए घर की तरफ जा रही होती हैं। तभी उन्हें रास्ते में पूर्णिमा मिलती है। तुम तो लड़कों वालों के गांव से आई हो ना? मैंने तुम्हें मेहंदी में देखा था। जी मैंने भी आप लोगों को देखा था, पर सच बताओ तो आपके ननंद आप दोनों भाभियों का फायदा उठा रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आप खुद ही देखिए ना, हल्दी रस्म के दिन आपको ही अपने ननंद को ड्रेस देनी पड़ी, मेहंदी में भी आपको ही ड्रेस देनी पड़ी, ऊपर से आप दोनों की सास और ससुर आप दोनों से नाराज है। ये फायदा नहीं उठाना हुआ तो आखिर क्या हुआ? दूर खड़ी शारदा पूर्णिमा की सारी बातें सुनती है और उदास होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें आप ना पड़े तो ही ठीक है। और अपनी ननंद के लिए हमें जितनी महंगी से महंगी ड्रेस लानी पड़े हम लाएंगे। इतना कहकर नीलम और अनीता आगे बढ़ जाती है और अपने पतियों के साथ शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। और शादी की एक रात पहले नीलम और अनीता अपने पतियों के साथ एक महंगी शादी का जोड़ा लिए खड़ी होती हैं। ये देखिए, हमने अपनी नंद की शादी के लिए ये ब्राइडल ड्रेस मंगवाई है। ठीक किया आप दोनों ने। वैसे मम्मी पापा हमसे ड्रेस लेंगे तो नहीं, पर हम प्रीति को जरूर देंगे। तभी नीरज के फोन पर उसके मैनेजर का फोन आता है। क्या ऑफिस और घर पर रेड पड़ने वाली है? ठीक है, तुम फोन रखो, हम अभी निकलते हैं। क्या हुआ? रेड पड़ी है क्या? हमारे घर और ऑफिस में रेड पड़ने वाली है, हम सभी को शहर पहुंचना होगा। ठीक है, हम दोनों ये ड्रेस ननन जी के कमरे में रख देते हैं, फिर शहर चलते हैं और कल सुबह हम सबको ये खबर दे देंगे। अनीता और नीलम प्रीति के कमरे में आती हैं और प्रीति की शादी के लिए खरीदी हुई ब्राइडल ड्रेस प्रीति के कमरे में रखकर गाड़ी से अपने शहर रवाना हो जाती हैं। अगले सुबह प्रीति की आंख खुलती है। अरे ये तो शादी का लहंगा है, जरूर मेरी दोनों भाभियों ने मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे कमरे में रखा है। इतना कहकर प्रीति कमरे से बाहर निकलती है और पूरे घर में अपने भैया भाभियों और बच्चों को ढूंढती है। किसी के ना मिलने पर प्रीति अपनी भाभियों को फोन करती है। ननन जी, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं,
रेट की वजह से हमें शहर आना पड़ा है, पर हम आपकी शादी में जरूर आएंगे। इतना कहकर अनीता फोन रख देती है। मम्मी पापा, आपको पता है कल रात मेरी दोनों भाभियों को इमरजेंसी में शहर जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने मेरे लिए शादी का लहंगा खरीदा है। मैं अपनी शादी में उन्हीं की लाई ड्रेस पहनूंगी और उनके आने के बाद ही अपनी ड्रेस देखूंगी। आप लोग मेरी शादी की ड्रेस मत खरीदिएगा प्लीज। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन सुबह से ही रामलाल और शारदा घर के बाहर मंडप बांधने और शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और शाम होते ही शारदा प्रीति के कमरे में आती है। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी तैयार हो। वो मम्मी, मैं भाभियों का इंतजार कर रही थी, वो आ जाती तब मैं तैयार होती, पर अब लगता है वो सीधे शादी में ही आएंगी। मैं उनकी लाई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हूँ। प्रीति अपनी भाभियों की लाई ब्राइडल ड्रेस उठाती है जो कुतरी हुई होती है। हमने तेरी भाभियों की लाई शादी की ड्रेस तुझे पहनने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि हमें लगा कि तेरे दोनों भाभियां वैसी नहीं है जैसी हम सोच रहे थे, पर वो तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली। ये क्या कह रही हो माँ तुम? तेरी भाभियों ने तुझे कुतरी हुई ड्रेस दी है ताकि तेरी शादी टूट जाए, और शादी के रस्मों में उन्होंने तेरी मदद इसलिए की ताकि वो सबका दिल जीत सके। पर मैं भी अपनी बेटी की शादी टूटने नहीं दूंगी। मेरे पास मेरी शादी का लहंगा है, तू वो पहन। तेरे ससुराल वाले अगर कुछ कहेंगे तब देखा जाएगा। शारदा प्रीति को अपनी शादी का जोड़ा पहनाकर तैयार करती है और पंडित जी के कहने पर प्रीति को मंडप में लेकर आती है। समधन जी, ये कितना पुराना लहंगा पहनाया है आपने हमारी होने वाली बहू को। हमने आपको पहले ही कहा था कि दुल्हा दुल्हन के कपड़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी। भाई रामलाल जी, ये सब क्या है? हम अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा शादी का जोड़ा खरीदने वाले थे, पर किसी के बहकावे में आके हमने शादी का जोड़ा नहीं खरीदा और उसका दिया हुआ शादी का जोड़ा कुतरा हुआ है। इसलिए हमारी बेटी ने अपनी माँ की शादी का लहंगा पहना है। ये सारी बहानेबाजी नहीं चलेगी। हम जमींदार हैं, हमें इज्जत से अपनी बहू ले जाने का पूरा अधिकार है, पर आप लोगों ने हल्दी, मेहंदी और शादी तीनों में हमारी बेइज्जती करवाई है। अब ये शादी नहीं होगी। नहीं, रुक जाइए आप लोग, शादी तोड़कर मत जाइए। हम दोनों भाभियां शहर से अपने ननद की शादी के लिए 2 महंगी ड्रेस लेकर आई हैं। आप जो ड्रेस कहेंगे उसमें आपकी बहू विदा होगी। अचानक नीलम और अनीता को देख प्रीति और सभी हैरान हो जाते हैं और नीलम अनीता लाखों की 2 ड्रेसेस सबके सामने रख देती हैं। ये तो लाखों की ड्रेस है बेटा, बता तुझे अपनी बीवी किस ड्रेस में चाहिए? मैं ये पहले वाली ड्रेस में प्रीति को देखना चाहता हूँ। प्रीति अपनी दोनों भाभियों की लाई हुई लाखों की ड्रेस को पहनकर शादी करती है और दूसरी ड्रेस मुंह दिखाई के लिए रख लेती है। ऐसे ही शादी पूरी होती है और प्रीति अपनी दोनों भाभियों से गले मिलकर रोते हुए उनसे विदा लेती है। पहले तुम दोनों भाभियों ने ही अपने ननद की शादी में कुतरी हुई ड्रेस दी और आखिरी मौके पर आकर लाखों की ड्रेस देकर हमारा दिल जीतना चाहती हो। इतनी गिरी हुई भाभी हो तुम दोनों। माँ, पहले भी आप लोगों को गलतफहमी थी और आज भी गलतफहमी ही हुई है। असलियत में सच कुछ और ही है। इतना कहकर नीरज अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो प्ले करता है। पूर्णिमा प्रीति के कमरे की खिड़की के पास चॉकलेट और पिंजरे में ढेर सारे चूहे लेकर खड़ी होती है। मैं ऐसे आखिरी मौके पर प्रीति की शादी की ड्रेस खराब करूंगी कि शादी में पहनने के लिए ये एक अच्छी ड्रेस का इंतजाम ही नहीं कर पाएगी और वैभव के घर वाले मंडप में ही शादी तोड़ देंगे और मैं आगे बढ़कर शादी के लिए हाँ कह दूंगी, जिससे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वैभव की शादी मुझसे करवा देंगे। पूर्णिमा खिड़की से बिस्तर पर रखी ब्राइडल ड्रेस पर चॉकलेट फेंक देती है और चूहों को छोड़ देती है। चॉकलेट खाते हुए चूहे ड्रेस को कुतर देते हैं। इस लड़की को तो मैं जेल भिजवाऊंगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। वैभव जमींदार है और उससे प्रीति की शादी हो रही थी। इसी जलन में मैं भी वैभव से शादी करना चाहती थी। सरपंच जी, इस लड़की की वजह से ही हमारी बेटी की दोनों भाभियों का प्यार हमारे सामने आया है। हम इसे कोई सजा नहीं देना चाहते हैं। हाँ, वैसे भी ये जो चाहती थी वो तो हुआ नहीं। पर बहुओं, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली? हम नंद जी को लहंगा पहनते हुए उनका एक्सप्रेशन देखना चाहते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा कैमरा नंद जी के कमरे में लगाया था। उसी कैमरे में हमने ये वीडियो देख ली और तुरंत शहर से लाखों की ड्रेस खरीदकर गांव के लिए निकल पड़े। और पापा, आपकी दोनों बहुओं ने आपकी बेची हुई जमीन भी वापस खरीद ली है। ये है आपकी जमीन के कागजात। अपनी जमीन के कागजात वापस पाकर रामलाल और शारदा बहुत खुश होते हैं और अब रामलाल शारदा शहर में अपनी दोनों बहुओं के साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहते हैं।